हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंकल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कंटेंट पूरा कवर कर लिया है सीटेड साइंस में बच्चों के लिए, और अब हमारे चैनल पे आपको करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें आज हमारा है डे 3। क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। देखिए, बहुत सारी जगह ये पॉपुलेट हो रहा है कि जो एग्जाम है वो आपका दिसंबर में होगा। सीबीएसई की तरफ से ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं दी गई है कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा कब नहीं होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए, राइट। इस भरोसे पे मत रहिए कि एग्जाम आपका दिसंबर में ही होगा। हालांकि चांसेस हैं कि आपका अब लेट होगा, बट अभी सीबीएसई की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बेटा इनमें से कौन से आपकी डिजीज हैं जो कि बैक्टीरिया से होती हैं। तो आपको बेटा मैंने एक ट्रिक बताई थी हमारी क्लास के अंदर कि देखिए ये क्या है, इसमें यू आ रहा है रस्ट, ठीक है। तो ये किससे होता है बेटा, आपका फंजाई से। ये किससे होता है, फंजाई से। क्योंकि बेटा इसमें ए एन आ रहा है तो ये किससे होगा, बैक्टीरिया। ठीक है, मैंने बेटा एक ट्रिक बताई थी आपको याद करने की, ठीक है। और ये जो हमारा बेटा वेन है, वी फॉर वेन एंड वी फॉर वायरसेस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कि कौन सी डिजीज हमारी किससे होती है। तो बेटा बैक्टीरिया से होने वाली कौन सी प्लांट डिजीज होती है, हमारी सिट्रस टैंकर। तो ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला कहा गया है, अ फैक्ट इज एन ऑब्जर्वेशन that has repeatedly been found to be true over time। ये कहते हैं फैक्ट क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जर्वेशन होता है जो कि आपका क्या है, मतलब बार बार रिपीटेडली हमारे को वो सही मिलता है। तो ये बात बिल्कुल बेटा हमारी सही है। फैक्ट क्या होता है, फैक्ट हमारी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन होती है जो हमें समय पे बार बार क्या मिलती है, सही मिलती है। तो ये तो बेटा आपका ट्रू है। A law is a theory that has been repeatedly found to be true over time। बेटा लॉ अलग चीज होती है और थ्योरी अलग चीज होती है। लॉ क्या होता है, लॉ हमारा जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होता है। और मतलब ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमारे को क्या बताता है कि हमारा एग्जैक्टली वो चीज क्या है। और हमारा बेटा जो लॉ होता है ये मैथमेटिकल होता है ज्यादातर। मैक्सिमम देखा गया है जो लॉ है वो मैथमेटिकल टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होता है। लेकिन थ्योरी जो होती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी इवेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। बेसिकली जो लॉ है वो आपको एक फैक्ट बता रहा है कि ये चीज ऐसे है, ठीक है। ये लेकिन वो क्यों है, कैसे है, वो हमें कौन बताती है, थ्योरी बताती है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि लॉ को और थ्योरी को हम आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि लॉ भी और थ्योरी भी क्या है, चेंजेबल है। दोनों चीजें क्या है, चेंजेबल है। ये नहीं कि अगर इनको कोई न्यू एविडेंस मिलते हैं, नए तथ्य मिलते हैं, नई चीजें मिलती हैं और वो प्रूव हो रही हैं तो इनको बदला जा सकता है। जैसे हमारी इवोल्यूशन की थ्योरी है, एटॉमिक मॉडल्स हैं, तो ये सब क्या है, बदले जा सकते हैं, चेंजेबल होते हैं। तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है कि लॉ हमारा कब बनता है कि किसी थ्योरी के बार बार सही आने पे वो लॉ बन जाता है, नहीं। लॉ अलग चीज होती है और थ्योरी अलग चीज होती है। तो बेटा ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा कॉलम, हमें क्या करना है, मैचिंग। हमें यहाँ पे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखे हैं, हमें बताना है किसके अंदर कौन सा होता है। तो बेटा आपको यहाँ पे हमने क्लास में ऑलरेडी ये चीज कर रखी है, मैंने आपको पूरा इस पर टॉपिक करा रखा है। तो बेटा इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं रोज की। बेटा रोज किसका, हम रोज में कौन सा होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। रोज के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है, आप कटिंग
कौन कौन से मेथड यूज हो सकते हैं? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। ठीक है, ये बेटा हमारे किसके पार्ट होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन के होते हैं। तो रोज हमारा कैसे करता है प्रोडक्शन? वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से। ठीक, नेक्स्ट है ईस्ट। बेटा ईस्ट के अंदर क्या होता है? ईस्ट के अंदर हमारी होती है बडिंग। ईस्ट के अंदर क्या होती है? बडिंग। आपको पता है बेटा बडिंग के दो एग्जांपल हमारे सबसे ज्यादा फेमस है, एक है हाइड्रा और एक है ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फर्न्स। बेटा फर्न्स के अंदर क्या होता है? आपके स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स। तो इसके अंदर क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। और स्पाइरोगैरा के अंदर क्या होता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन। और जो पॉलिनेशन होता है बेटा ये किसके अंदर होता है? फ्लावर्स के अंदर। किसके अंदर होता है? फ्लावर्स के अंदर होता है। ठीक है, तो आपका सही आंसर बेटा इसमें क्या होगा? इसमें सही आंसर होगा ए का 5, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज एट द अपर प्राइमरी लेवल। हमें क्या करना है बेटे? डेफिशिएंसी डिजीज टॉपिक के ऊपर पढ़ाना है प्राइमरी लेवल के बच्चों को। तो हम इसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है? तो हमेशा एक चीज देखिएगा, मैं आपको एक वो दिखाती हूँ एग्जाम्पल। जब बेटा हमें क्या करना है? हमें ऐसी चीजें देखनी है, ऐसा आंसर देखना है जो बच्चे को रियल लाइफ से रिलेट कर सके। ठीक है, जहां बच्चा चीजों को रियल लाइफ से रिलेट कर पाएगा वही आंसर हमारा मोस्ट प्रोबेबली आंसर सही होगा। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ानी है। अगर बेटा आप डिस्कशन, एक ऑप्शन है डिस्कशन करें, एक है डेफिनेशन प्रोवाइड करें, एक है न्यूट्रिएंट्स आपका बताएं, और एक है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप अरेंज करेंगे। ठीक है, डिजीज के बारे में और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही क्या करेंगे बेटा, आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके आएंगे तो बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगेगी कि इसमें हमारी कौन सी डिजीज लिखी है, किस वजह से लिखी है, क्या है उसके कारण। तो आपने क्या करा, बच्चों की जो एजुकेशन है, उनकी जो टॉपिक है, उसे एक रियल लाइफ से जोड़ दिया। तो इससे बच्चों के अंदर क्या हुआ? क्यूरियोसिटी आपकी आ गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3। अब इसी तरीके से बेटा एक क्वेश्चन और है। ठीक है, इसमें देखिए क्या कहा गया है कि which of the following is the most suitable strategy for introducing the concept of chemical reaction। अब क्या है बेटा, यहाँ पे हमें क्या पढ़ाना है? केमिकल रिएक्शन। ऊपर क्या था? डेफिशिएंसी डिजीज, यहाँ क्या है? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हमें बेटा जब केमिकल रिएक्शन पढ़ाना है तो इन्होंने क्या कहा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिस्कशन करेंगे केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, जो कि बच्चे क्या करते हैं हमारा डेली लाइफ के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। या फिर आप क्या बताएंगे? एक्सप्लेन करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट। अच्छा, फिर केमिकल इक्वेशन बता देंगे डिफाइन। तो बेटा अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन चारों ऑप्शन को देखूं तो इनमें चारों ऑप्शंस में ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो बच्चों को रियल लाइफ से रिलेट करने को बोल रहा है? तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन नंबर 1 है बेटा, इसके अंदर, इस ऑप्शन के अंदर बच्चा अपना जो टॉपिक है उसे रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहा है। अब आप देखिए जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी एक वर्ड था होल्डर डिस्कशन, लेकिन हमने यहाँ पे सही नहीं लिया इसे। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे पास इससे बेटर ऑप्शन था अरेंज फॉर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अरेंज करना, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कशन नहीं लिया। लेकिन जब मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, 65 क्वेश्चन की बात करती हूँ और बाकी के ऑप्शंस में जाती हूँ, तो यहाँ पे बेटा जो बेस्ट ऑप्शन है जिसमें बच्चा अपनी टॉपिक को रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें वो क्या करेगा? केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेगा, जो कि वो अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में देखता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का यूज हो गया या और चीजों का आपका यूज हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है एक बॉल है बेटा जिसको हमने क्या करा? ऊपर भेजा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे गया और फिर वापस क्या हुई बेटा? वो थ्रोअर के पास आ गया। इनमें से बेटा कौन सी क्वांटिटीज है जिनकी वैल्यू सेम रहेगी अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में? तो बेटा एक बात आपको पता है, जब भी कोई चीज ऊपर जाती है तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये फोर्स हमेशा बेटा कैसे लगता है? डाउनवर्ड। क्या लगता है?
डाउनवर्ड। ये बात सभी को पता है कि जब भी कोई चीज ऊपर जाती है बेटा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, वो क्या होता है, ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ लगता है, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो चाहे बॉल नीचे आ रही हो। तो इसलिए क्या है बेटा कि वो वैल्यू जो हमारी सेम रहेगी थ्रू आउट, वो क्या रहेगी बेटा, फोर्स बाय ग्रेविटी और एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों ही चीजें क्या है बेटा हमारी, चाहे ऊपर जाए बॉल चाहे नीचे जाए, ये क्या हो जाएगा आपका, हमेशा सेम रहेगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट में बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी हमारी दोनों चीजों पे डिपेंड करती है, उसके मैग्नीट्यूड पे भी और उसके डायरेक्शन पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग रिगार्डिंग एज एन एक्सीलेंट थ्योरी। बेटा न्यूटन की जो थ्योरी है उसको एक्सीलेंट थ्योरी क्यों माना जाता है, तो बेटा उसका कारण ये है क्योंकि जो न्यूटन की थ्योरीज थी उसने क्या करा था, हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन बताए थे कुछ एजम्पशंस के साथ। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है When a negatively charged rod is brought near an uncharged electroscope। बेटा हमने इलेक्ट्रोस्कोप में पढ़ा था कि क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक कंटेनर होता है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है, एक मेटल रॉड होती है और यहाँ पे क्या होती है, दो स्ट्रिप्स होती है। क्या होती हैं, दो स्ट्रिप्स होती हैं। तो जब हम इसके पास क्या लेके आते हैं, एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, इसके पास चार्ज बॉडी लेके आते हैं, तो ये क्या करता है बेटा, जो इसके वाले जो चार्ज होगा, आपको पता है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा इसमें से जो इसका पॉजिटिव, मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में बेटा ये क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को तो अट्रैक्ट करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस एंड पे, और यहाँ पे क्या पहुंच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज बेटा ये कहाँ चला जाएगा, ये हमारे दोनों लीव्स पे चला जाएगा। अब बेटा जब ये लीव्स पे चला जाएगा तो दोनों बॉडी क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी, दोनों लीव्स क्या करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो इन्होंने बोला है इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव्स फर्दर अपार्ट, ठीक है, बट द बोथ इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, सही बात है। नेगेटिव चार्ज पास ऑन टू द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव टू मूव फर्दर अपार्ट। तो इन्होंने बेटा ऑब्जर्वेशन और इन्फ्लुएंस पूछा है, तो मैंने बेटा आपको बताया है ऑब्जर्वेशन वो होता है जो हम अपने सेंसेस की मदद से करते हैं, यानी कि जो चीज हम देख कर, सुनकर, फील कर महसूस करते हैं उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस होता है हमारा रिजल्ट। इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम किस निर्णय पे पहुंचे उसे हम बोलते हैं रिजल्ट। तो अगर मैं इन तीनों में देखूं बेटा, जब मैं इलेक्ट्रोस्कोप को दूर होते हुए देख रही हूँ लीव्स को, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे उस चीज को ऑब्जर्व कर रही हूँ अपनी आंखों से। लेकिन जब मैं ये कह रही हूँ कि दोनों लीव्स के ऊपर सेम चार्ज आ गया, चार्जेस की वजह से वो क्या हुए, एक दूसरे से दूर हो गए, तो ये क्या करा, मैंने इसका रिजल्ट बताया, यानी कि मैंने क्या करा बेटा, ये इन्फ्लुएंस बताया। सो ऑप्शन नंबर 2। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। A box of 500 ग्राम is lying on a horizontal table। ये एक horizontal table है, इस पे बेटा 500 ग्राम का एक बॉक्स रखा है, ठीक। Which of the following statement is true regarding the forces acting on it। तो इस पे बेटा कौन कौन सी फोर्स काम करेंगी, ठीक। तो देखिए एक फोर्स बेटा होती है नॉर्मल फोर्स जो आपकी ऊपर की तरफ लगती है, एक होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अब इस पे बेटा एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही होगी जो इधर की साइड होगी, और एक जो देखिए बॉक्स क्या करेगा, बॉक्स स्लिप होने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी बेटा वो इसे रोक के रखी होगी। अब अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉक्स नहीं मूव कर रहा, तो इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि इसके ऊपर क्या लग रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं, बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं। बैलेंस फोर्सेस का मतलब क्या है, अगर 5 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा है तो 5 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है, जिसकी वजह से दोनों का इम्पैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ हाइपोथेसिस स्किल। हाइपोथेसिस स्किल का इंडिकेटिव नहीं है। तो बेटा हाइपोथेसिस बनाते हैं हम, ठीक है, इसमें हम वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, अटेम्प्ट करते हैं एक्सप्लेन करने की ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप को सम। देखिए बेटा इसमें हम जो सेंसेस का यूज करते हैं वो क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन में, क्या करते हैं सेंसेस का यूज ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं, ना कि हाइपोथेसिस के लिए। तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा सीड डिस्पर्सल में बी सेड टू हैव द प्लांट इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सीड डिस्पर्सल मेथड होता है, सीड डिस्पर्सल का मतलब होता है सीड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। वो प्लांट्स को हर तरीके से मदद करता है सिवाय एक के। नई वेराइटीज आती हैं, बिल्कुल सही बात है। ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग का मतलब हो गया बेटा एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स का गिर जाना। लेकिन सीड डिस्पर्सल तो क्या करता है, एक सीड्स को दूसरी जगह लेके जाता है, बल्कि ओवर क्राउडिंग से ही बचाता है। तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ डिवाइस विच इज यूज टू सी अराउंड कॉर्नर। बेटा कॉर्नर्स में देखने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो याद रखिएगा वो होता है बेटा पेरिस्कोप। इस तरीके से कॉर्नर में देखने के लिए यूज होता है। और बेटा ये कौन सी मेथड पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, रिफ्लेक्शन। ऐसे बेटा हम ऐसे देखते हैं, ये देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और यहाँ फिर आइस में जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, इसमें आपको मैचिंग करनी है, ठीक है। इसके अंदर आपको बताना है कि आपका केमिकल नेम्स की कौन से ऑब्जेक्ट का बेटा कौन सा केमिकल नेम होगा। तो बताइए, देखिए बेटा स्लेग लाइम, ठीक है, स्लेग लाइम का बेटा नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेग लाइम का क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बेटा हमारा टेबल सॉल्ट, टेबल सॉल्ट का नाम तो सभी को पता होगा, सोडियम क्लोराइड। क्या हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, ए का फोर्थ का ए का फोर्थ, ए का फोर्थ और बी का सिक्स्थ। तो बेटा मुझे ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, तो आपका बेटा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा यदि आपके पास एक दो नाम भी पता है तो आप एग्जाम में क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज वैसे तो आपको बेटा ये सारे ही नाम पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम रेजिस्टेंस कैन बी ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग थ्री रेजिस्टेंस ऑफ। देखिए आपको पता होना चाहिए बेटा हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और मिनिमम कब, सीरीज कनेक्शन में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमें मिनिमम रेजिस्टेंस किस में मिलता है, पैरेलल कनेक्शन में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1/R1, ठीक है। उसके बाद आता है आपका RP 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखिए हमें रेजिस्टेंस बेटा कितने का दे रखा है, 1/3 ओम का। किसका दे रखा है, 1/3 ओम का। तो यहाँ पे तो मेरा डायरेक्टली हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। तो बेटा आपका क्या मिलेगा यहाँ पे 3/3 दैट इज 1 ओम। अब पैरेलल का देखते हैं 1/RP इज इक्वल टू R1 रेजिस्टेंस क्या है बेटा 1 1/3 1 1/3 1 1/3, ठीक है। तो क्या होगा बेटा अब यहाँ पे आपका जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपको बताइए क्या मिलेगा। ये मिलेगा आपको 1/RP इज इक्वल टू 3 प्लस 3 1/RP इज इक्वल टू 9। तो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/9। अब हमें क्या पूछना है, डिफरेंस। हमसे क्या पूछा है, क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो मैक्सिमम से बेटा मिनिमम को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8/9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन सी गैसेस हमारे रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड एंड निट्रिक एसिड DNE, ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, हमें असर्शन रीजन पूछा गया है। ये कहते हैं
द स्टार्स इन द नाइट स्काई अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हमें जो नाइट में बेटा स्टार्स दिखाई देते हैं वो हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखाई देते हैं, और जो अर्थ होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो बेटा दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। जैसे कि आपने देखा होगा जब हम गाड़ी से जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो हमारे आसपास की जो लेन है वो हमारे अपोजिट जाती है। इसी तरीके से क्या होता है बेटा, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट तो हमारे को स्टार्स लगते हैं मूव करते हुए ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सेट पूछा गया बेटा, यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट को कम क्वांटिटी के अंदर चाहिए होते हैं। तो बेटा वो कौन से होते हैं? जिंक, आयरन एंड मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन। हमें केयरफुली पढ़ के ऑप्शन बताना है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स। ये कहते हैं साउंड किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन की वजह से। और जो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग वाइब्रेटिंग पार्ट्स होते हैं। तो ये पूछते हैं बेटा स्ट्रेच स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग को स्ट्रेच करके हमारा किस में प्रोड्यूस होता है? मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके कैसे होता है, किस में होता है? और एयर कॉलम। देखिए एयर कॉलम तो बेटा जितने भी हमारे जिसमें देखिए इस तरीके से ऑप्शन होगा ना, इस तरीके से दिस इज योर एयर कॉलम। जो इस तरीके से जिस पे एक लेयर होगी मेम्ब्रेन होगी, दिस इज योर मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। और आपको स्ट्रेच स्ट्रिंग पता है जो इस तरीके से तार होते हैं, ठीक है। तो एयर कॉलम देखते हैं बेटा किस में होता है। एयर कॉलम हमारे बेटा माउथ ऑर्गन में होता है, ढोलक में नहीं होता। तो ये ऑप्शन तो बेटा हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपका शहनाई हो गया, शहनाई में होता है। पियानो में कोई एयर कॉलम होता है? ये भी नहीं होता, ठीक। उसके बाद बेटा यहाँ पे पहला क्या है? स्ट्रिच। ढोलक में आपके क्या होती है? स्ट्रिंग्स नहीं होते, तो ये भी कट गया। तो ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर 4। इसी तरीके से बेटा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। नेक्स्ट है, a teacher while teaching the chapter body movements of class 6 student shows the following images to her student। बॉडी मूवमेंट टॉपिक पढ़ा रही है, बच्चों को इमेजेस दिखा रही है, सेलिंग बोट की, फिशिंग स्वीप की और एक एरोप्लेन की। फिर वो कहते हैं कि इनकी जो इमेजेस हैं उन्हें देखो और उनके मूवमेंट के बारे में बताओ। तो बेसिकली वो क्या करना चाह रही है, वो बच्चों की कौन सी स्किल्स को एम्प्लॉय कर रही है बेटा? तो वो इसमें कर रही है दो स्किल्स। पहला ऑब्जर्व कर रही है कि बच्चा क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा और उसके बेसिस पे वो क्या करेगा? अपनी रीजनिंग देगा, यानी कि बी एंड सी। देखिए क्वांटिटी तो कुछ मेजर नहीं कर रही तो ऑब्वियसली मेजरिंग नहीं होगा, और क्लासीफाई तो उसने ऑलरेडी बेटा करके दे दिया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, स्टेटमेंट बताना है बेटा, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। बिल्कुल सही बात है। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं जनरली क्यों एसिड से भी नहीं रिएक्ट करते बेटा। दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक्स एंड वाई आर थिक ब्लैक लिक्विड विच कैन बी मेटलिंग रोड। बेटा याद रखिएगा, रोड को मेटलिंग करने में थिक लिक्विड जो यूज किया जाता है, अब वो क्या यूज किया जाता है? बिटुमिन। क्या यूज किया जाता है? बिटुमिन। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, इन्होंने कहा है एक्स हमारा पेट्रोल से बनता है और वाई हमारा किससे बनता है? कोल से बनता है। तो बेटा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारा इसमें क्या है? आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है आपका बेटा विटामिन, और कोलदार हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? आपका कोल से निकलने वाला। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2। यूज दोनों ही किया जाता है, पहले कोलदार यूज किया जाता था, अब विटामिन यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बेटा एक कॉलम मैचिंग दे रखी है और इन्होंने पूछा है कि इनमें से जो आइटम्स हैं, आइटम्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो ये कहते हैं इनकंसिस्टेंसी है एमंग, रीजन बताना है कि जो इस पुअरली कंस्ट्रक्टेड आइटम्स को जस्टिफाई नहीं करता। ये कहते हैं इनकंसिस्टेंसी है एमंग आइटम्स में। एंट्री जो है दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, अनइक्वल एंट्रीज है ए एंड बी में, मैचिंग पेयर कैन बी इजिली गेस्ड। तो देखिए ये तो नहीं है कि मैचिंग पेयर इजिली गेस्ड, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। अब आप देखिए उसमें क्या है बेटा, इनकंसिस्टेंसी अमंग एंट्रीज। इनकंसिस्टेंसी है एंट्रीज में, नहीं बेटा, इसमें क्या है? अनइक्वल एंट्रीज हैं। प्रॉब्लम क्या है इसकी? अनइक्वल एंट्रीज हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बेटा एजम्पशन रीजन का क्वेश्चन है, ये कहते हैं ड्राइड रेजिन क्या होता है अगर हम प्लेन वाटर में छोड़ दें, इस तरीके से जो किशमिश होती है बेटा उसको मैं प्लेन वाटर में छोड़ दूं तो ये फूल जाती है। क्यों होता है? ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से। किसकी वजह से? ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से। ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है बेटा? जो पानी होता है वो लोअर कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात सही है। ये कहते हैं प्लांट सेल्स के अंदर सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके बेटा सही है और रीजन भी सही है। ठीक, एक बॉडी बेटा इसमें मोमेंटम और मास का बेटा रिलेशन है और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है। तो इसका डेरिवेशन मैंने आपको क्लास के अंदर कराया है। इसका आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर 4 p²/2m। सो गाइस, अगर जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स में इंटरेस्टेड है, वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप बेटा नोट्स पढ़ के चले जाते हैं प्लस साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके चले जाते हैं तो आपको आपके एग्जाम में 100% सक्सेस मिलेगी। यानी कि आपका एग्जाम क्लियर होने से बेटा कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइजर्स आर रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, ये बात सही है बेटा। फर्टिलाइजर्स को जो है यूज किया जाता है, किस लिए? क्योंकि फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैन्योर। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेयन हमारा सिंथेटिक फाइबर है, सही बात है। रेयन हमारा नेचुरल मटेरियल से नहीं बना होता, ये बात बेटा गलत है कि रेयन हमारा नेचुरल मटेरियल से बना होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स, राइट। S1 is true and S2 is false. Option number 3 will be your right answer. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय अ टीचर। ये कहते हैं क्लास टीचर क्या करती है, क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेशन करती है तो उसे इनमें से कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए? फॉलो अप द डेमोन्स्ट्रेशन, rehearse the demonstration, emphasizes beforehand the linkage that students are required to make, supplements the demonstration। तो बेटा इसमें क्या होगा, टीचर्स को सभी पहले से ही सारे लिंक नहीं बता देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्केप्टिज्म, बेटा इसको क्या बोलते हैं, संदेह यानी कि डाउट। ठीक है, तो इनमें से बेटा कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारे जो साइंस के अंदर संदेह को क्या करता है, प्रमोट करता है? तो इसका बेटा याद रखेगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो भी क्लेम होता है उसकी वैलिडिटी को जज करते हैं किसके बेस पे, एम्पेरिकल एविडेंस के बेसिस पे। ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू? रस्टिंग ऑफ आयरन को लेके कौन सी बात सही है? केमिकल रिएक्शन है, सही है। एक्सोथर्मिक है, सही है। रूम टेम्परेचर पे होता है। बेटा रिवर्सिबल नहीं होता। आप हमने कभी देखा है कि किसी चीज के ऊपर जंग लग जाती है और वो अपने आप ही ठीक हो जाए? नहीं होता ना। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर राइट आंसर। सो गाइस, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन एनिमल्स में शो होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बेटा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आउट ऑफ द बॉडी होता है या आउटसाइड द बॉडी होता है। तो बॉडी के बेटा बाहर होगा। ठीक है, ज्यादातर बेटा ये एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलता है और कुछ कुछ टेरेस्ट्रियल भी, लेकिन मैक्सिमम जो होता है बेटा ये एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ही देखने को मिलता है। तो क्या होगा बेटा, फ्रॉग्स, फिश एंड स्टारफिश। ठीक है, हैंड्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बटरफ्लाई के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सो गाइस, दिस इज ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।